जुबैदा गहर वापस जल्दी आ गए तो सस्सी ने हैरानगी से उन्हें देखकर इस्तिफसार किया। क्या हुआ मासा, आज तो इतनी जल्दी वापस आ गई। सस्सी ज़रा पानी तो ला कि दे मने दवा लेनी है। वो खानसते हुए कच्ची ईंटों से बने सहन के बीचों बीच रखी बान की चारपाई पे बैठते हुए बोले, जी मासा अभी लाई। सस्सी सूरत से एक तरफ रखे घड़े की तरफ बढ़ी और गिलास भरकर पानी लिए उनकी तरफ आई। ये ले मासा, उसने गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। क्या हुआ मासा, कुछ बता भी, बड़े दिनों से इस खांसी ने तंग किया हुआ है। वड्डी सरदारनी ने जल्दी चुहटी दे दी। तो दवा कहाँ से लाई है, उसने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। और कहाँ से लानी है, अपने गोठ के एक ही तो हकीम साहिब हैं, उसी से लाई। माँ सा तो ना शहर से अपना इलाज करा, अमीना बता रही थी वहाँ के तबीब बड़े काबिल हुए हैं। जहल्ली ना हो तो हम गरीब कहाँ इन शहरी तबीबों का इलाज करा सके हैं, इतने पैसे कहाँ से लावेंगे। रब ने नसीबों में और ज़िंदगी लिखी है तो कुछ ना हुएगा। माँ सा ऐसे ना कहा कर, क्यों मेरा जी जलाती है, एक थारे सिवा म्हारा है ही कौन। चल तो लेट जा, मैं तेरा सर दबाती हूँ। जुबैदा वहीं चारपाई पे लेट गईं तो सस्सी उनका सर दबाती तो कभी टांगे जुबैदा बेचैन सी थीं और बार बार उठकर खानसने लगतीं। थोड़ी देर बाद दवाई ने कुछ असर किया तो उनकी खांसी को कुछ सुकून मिला। सस्सी तो अभी तक तैयार नहीं हुई मेला में जाने को। अमीना ने दरवाजे के अंदर झांक कर आवाज़ लगाई, मासा की तबीयत ठीक नहीं, म्हारे को ना जाना तो चली जा। सस्सी ने वहीं बैठे बैठे हाँक लगाई, जा सस्सी तो चली जा, अब मैं ठीक हूँ। जुबैदा ने बंद आंखों से कहा, तूने सोच भी कैसे लिया मासा, ऐसी हालत में थारे को अकेला छोड़कर मैं खुद मौज मस्ती करने निकल जाऊं। मैं तने कह रही हूँ ना जा, चली जा, तो खुश होवेगी तो मेरा मन अपने आप खुश हो जावेगा। बस जाने से पहले जानवरों को पट्ठे डाल जाना, कहीं वो भूखे ना रह जावें। माँ सा वो तो मैं कर दूंगी, पर सोच ले मैं चली जाऊँ ना तो सच में ठीक है ना। जा भी, क्यों दिमाग चाट रही है। अच्छा माँ सा, वो जल्दी जल्दी बंधी हुई भीड़ बकरियों को चारा डालने लगी। माँ सा आपको भूख लगी है तो रोटी डाल दूँ। ना, भूख ना ही है तो ज़रा ये बिखरा हुआ चारा झाड़ू से समेट दे। जी माँ सा। उसने ढीले हाथों से झाड़ू घुमाते हुए चारा समेटने की बजाय मज़ीद सहन में बिखेर दिया। कोई भी काम तुझसे ढंग से तो होता नहीं, तुझे तो महल्लों में पैदा होना चाहिए था। उन्होंने खशमगी निगाहों से उसे घूरते हुए जलते कूड़ते हुए कहा, हाँ तो महल्लों में पैदा होने देती, क्यों ले आई मुझे यहाँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उठकर बैठते हुए तासुफ से सर हिलाया। हाँ याद आया सस्सी, वो सोचते हुए बोलें, क्या मासा, सुबह से हवेली चली जाना, हमारे हिस्से के काम करने होंगे। मैं ठीक हो जाऊं तो खुद चली जाऊंगी। तने तो पता है ना, मने ज़रा भी बहला नहीं लगता तेरा काम करना, पर हमारी भी मजबूरी है। काम पे ना जावेंगे तो रोटी कहाँ से खावेंगे। मासा तने हमेशा म्हारे को मना किया हवेली जाने से, सच म्हारे को बड़ा चाह था वहाँ जाने का। हमेशा बाहर से देखी है हवेली, बाहर से तो घनी चौखी लागे म्हारे को, अंदर से भी अच्छी ही होवेगी। सुबह जाएगी तो देख लेना, और हाँ वहाँ ऐसे काम ना करना, वड्डी सरदारनी बहुत गुस्सा करती हैं। काम ठीक ना हुए तो म्हारी बेइज्जती ना करवा दीजियो। हवेली में जाने का सुनकर सस्सी की आंखों में छोटे सरकार से मिलने का सोचकर मिलन के डीप जल उठे। मुसर्रत के बायस उसकी आंखों की चमक में इजाफा हुआ। माँ सा ईद वाला जोड़ा पहन लूँ मेला में। उसने जुबैदा के घुटने से लगकर फरमाइश कर डाली, कितनी बार समझाऊं, वो जोड़ा थारी शादी के कपड़ों में रख दिया है, जा कोई दूसरा पहन ले। उन्होंने डपट कर कहा, मान जाना मासा, मेरी सब सखियों ने नए जोड़े पहने होंगे। और मैं, वो अफसुरदा लहजे में बोली। जुबैदा ने उसके लहजे में यासियत घुल्ली महसूस की तो गहरा सांस लिया। उसे फिर से खांसी लगी। मासा पानी पी। सस्सी ने उसके मुंह से पानी का गिलास लगाया और उसकी पुष्ट थपथपाई। कुछ देर में उसकी खांसी ठीक हुई तो उसने सस्सी को तैयार होकर जाने के लिए कह दिया। सस्सी शीशे के सामने खड़ी अपनी तैयारी को देख रही थी। उस दीवार पे लगे छोटे से शीशे में उसे बस अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। सुनहरे चेहरे पर पिया मिलन की चमक फूट रही थी। उसने अपनी बादामी आंखों में काजल की लकीर लगाई जिससे उसका चेहरा और भी दमक उठा। अपने घुटनों तक आते लंबे बालों की चुटिया गूंदकर उसने शाने के एक तरफ डाली। नाक में बारीक सी तार गोल घुमाकर पहनी हुई थी। पाँव में बारीक सी पायल। वो आतशी गुलाबी लहंगा चोली पहने सर पे चुनरी ओढ़े जाने के लिए बालकुल तैयार थी। सस्सी जल्दी वापस आना,
बाहर निकलती हुई सस्सी को जुबेदा ने पीछे से हाँक लगाई। जी मासा, वो मुड़े बिना बोली और तेजी से बाहर निकल गई। हाय सस्सी, आज तो क़यामत लग रही है, अमीना ने उसके शाने से शाना मारते हुए शरारत से कहा। ज़्यादा बकवास ना कर, ले भला इसमें बकवास की क्या बात है। मैं तो इन लोगों का सोच रही हूँ जिन्हें तू आज इन कातिल निगाहों से घायल करने वाली है, अमीना ने खिखिलाकर कहा। चल हट, सस्सी ने झिनप मिटाने को उसकी पुष्ट पे धमका जड़ दिया। वो सब सखियों के साथ मिलकर मेला की जगह की तरफ बढ़ गईं। अरे वो देख सस्सी, आसमानी झूला। अमीना ने उसकी तवज्जो गोल गोल घूमने वाले मेला के सबसे ऊंचे और बड़े झूले की तरफ दिलाई। चल आ, इसमें बैठते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हंसते हुए अपने लहंगे ज़मीन से ज़रा उठाए झूले की तरफ भागें। ये किया, आपने इसे जूते क्यों नहीं पहनाए? आतिश बलोच ने एक बच्चे को नंगे पांव रेत पे चलते देख उसके साथ चलती हुई उसकी माँ से हैरत ज़दा आवाज़ में पूछा। देखा तो उसकी माँ भी जूतों के बगैर थी। जिसके पास खाने को पैसे ना हों वो जूते कहाँ से खरीदेगा? उस औरत ने गुस्से और गम के मिले जुले अंदाज में कहा। हम कम्मी कमीन लोग हैं, हमें कौन पूछता है? उसने रंजीदा लहजे में कहा। वैसे आप कौन हैं? कहीं सरदारों में से तो नहीं? उसने आतिश बलूच का ज़ाहिरी तौर पर जायज़ा लेते हुए सवाल किया। वो ब्लैक जीन्स और बलियो शर्ट में मलबूस शानों पे इलाकाई चादर लिए हुए यहाँ के लोगों से कदरे मुख्तलिफ लगा। ना सरदार और ना कम्मी कमीन। फ़िलहाल तो ख़ुद को एक इंसान समझ रहा हूँ और इंसानियत के नाते मेरे अंदर का इंसान यही कह रहा है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, आइए मेरे साथ, उसने निहायत शायस्तगी से कहा। वो औरत उसके लहजे और अंदाज़े बयां से खूब मुतासिर हुई। ये लीजिए, ये पहन कर देखें। आतिश बलूच ने अपने अंदाजे के मुताबिक 2 जूतियों के जोड़े खरीदे और उस औरत की तरफ बढ़ाए। नीचे बैठकर बच्चे के नंगे पाँव में खुद जूता पहना कर देखने लगा कि उसे साइज़ ठीक है या नहीं। आप भी पहने। उसने उस औरत को वहीं साकित खड़ा पाया तो कहा। जी। उसने फ़ौरन जूता पहना। ये रख लें, इसे मेला में से कुछ खाने के लिए ख़रीद दें जो इसे पसंद हो। आतिश बलोच ने कुछ मुनासिब रकम उस औरत के हाथ में रखकर इस छोटे से बच्चे के बालों को प्यार से बगाड़ा, फिर उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए आगे बढ़ गया। वो औरत फ़क निगाहों से इस फरिश्ता सिफत इंसान को लोगों की भीड़ में गुम होने तक देखती रही। उसके दिल से इस इंसान के लिए ढेरों ढेर दुआएं निकल रही थीं। उसने झुककर अपने बेटे के गाल पे बूसा लिया, जिसके गालों पे जमे हुए आंसुओं के निशान थे। आ सस्सी, गोलगप्पे और चाट खाएं। उसकी सखियों ने उसे इस ठीले की तरफ घसीटा। अमीना, म्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, म्हारे को नहीं खाना कुछ भी। उसने अमीना के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। तुम लोग खाओ, म्हारे को वो चूड़ियाँ खरीदनी हैं। सस्सी उन्हें कहते हुए सुरत से उनमें से निकलकर चूड़ियों वाली दुकान की तरफ बढ़ी। वहाँ रंग बरंगी ढेर सारी चूड़ियाँ लटक रही थीं। भाई सा, ये गुलाबी चूड़ियाँ कितने की लगाएं? उसने ऐसे ही पूछ लिया। ये 100 रुपये दर्जन। हाय, थारा तो लगता है दिमाग घूमा हुआ है, इतनी महंगी। वो हैरांगी से बोली। लेनी है तो लो, नहीं निकलो। उसने उसे नखवत से झाड़ दिया। सस्सी गुस्से से मुंह फुलाकर सर झटकते हुए पलटी तो उसका सर पीछे किसी आहनी वजूद से टकराया। वही मखसूस कलोन की महक उसे अपनी सांसों में उतरती हुई महसूस हुई। सस्सी ने पलकें झपकाए बिना सर उठा कर अपने सामने खड़े शहजादे को देखा। ये चूड़ियाँ दे दें, आतिश बलूच ने संजीदगी से दुकानदार से कहा। सस्सी तो उसके चेहरे के दिलकश नुकूश में ऐसा खो गई कि दुनिया वो माफिया से बेखबर थी। उसे कुछ होश ना था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसके लिए तो ये एहसास ही खुशकुन था कि वो उसके इतने पास था कि वे उसे जी भर कर देख सकती थी। आतिश बलोच ने कब वो चूड़ियाँ खरीदें, कब उनके पैसे दिए, उसे कुछ पता नहीं चला। ये लें। उसने जामिद खड़ी सस्सी के हाथ में चूड़ियाँ थमाएं और ख़ुद आगे बढ़ गया। छोटे सरदार। उसके दूर जाते ही सस्सी को होश आया। वो चौंक कर तेज़ी से उसकी तरफ भागी और आवाज़ लगाई, मगर मेला में इस कदर भीड़ थी कि किसी एक को दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सब अपनी अपनी दुनिया और हंसी ठठोलों में मगन थे। वहाँ बेपनाह हुजूम था, क्योंकि मेला बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। वो उन गुलाबी कांच की चूड़ियों को लबों से लगाकर हौले से मुस्कुराई, फिर अपने ध्यान में मेला में लगी मुख्तलिफ चीज़ों के ठीले देखते हुए चली जा रही थी कि ए चोहरी अब तक किस बिल में छुपी बैठी थी जो शमशीर की थारे पे नज़र न पड़ी।
वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए रऊनत आमेज अंदाज में बोला। सस्सी ने बिना कोई जवाब दिए कदम वापसी के रास्ते की तरफ बढ़ाए। हाय, इस चांद से रोशन चेहरे पे गुस्से के रंग बड़े भावे हैं। उसने उसके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कहा, इन नाजुक पाँव से इतनी मेहनत क्यों कर रही हो चलने की? कहो तो अपनी गाड़ी में ले चलूं। सस्सी ने उसकी फजूल गोई पे कान नहीं धरा, ना ही उसके लबों पे लगा कुफुल टूटा, मगर आंखों में हद दर्जा नागवारी उतर आई। मेला में तो खूब मज़े किए होंगे, क्यों किए ना? वो उसके साथ चलते हुए तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। तेरे सोने जैसे हसीन मुखड़े को देखकर तेरे इश्क में गोड़े गोड़े डूब रहा हूँ, लानत हो थारे पे। बलाखिर सस्सी के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। उसकी आंखों के हुज़न में गुस्से की शिद्दत में इजाफा हुआ। चलो शुक्र है इन रसीले लबों का ताला तो टूटा। वो खबाशत से मुस्कुरा कर बोला, कीड़े पड़े थारी ज़बान पे। समझता क्या है तू अपने आप को? वो तन कर उसके सामने खड़ी हुई। शमशीर बलूच की आंखों की चमक में मज़ीद इजाफा हुआ। उसे शेरनी की तरफ धाड़ते देखकर, बहुत ताकतवर, दाना और चुटकियों में सब हासिल कर लेने वाला, उसने तकब्बुर ज़दा लहजे में कहा और मुस्कुरा कर सस्सी के चेहरे को देखा, जिसका चेहरा इस वक़्त ज़ब्त की इंतहाओं पे सुर्खी माइल होता दिखाई दे रहा था। लुच्चे, लफंगे, बदमाश और कमीने लागे हो मारे को तो। वो पुख्ता और अटल बहादुरी से दुबदु बोली, मगर वो तो ढेठ इब्ने ढेठ साबित हुआ। मुस्कुरा कर उसका सरतापा जायज़ा ले रहा था। तू शमशीर बलूच के दिल को भा गई है चुहुरी। तेरे मुंह से निकलने वाली तेज़ाबी लफ्ज़ भी म्हारे को ठंडे मीठे शरबत की तरफ लग रहे हैं। हम तो तेरे हुस्न की तारीफ़ कर रहे थे, तू गुस्सा ही कर गई। वैसे गुस्से में घनी प्यारी लग रही है। कंधारी अनार की तरफ दिल कर रहा है। बकवास बंद कर, इससे पहले कि वो कोई और घटिया बात करता। सस्सी ने चिल्लाकर कहा, इंसान के भेस में शैतान है तू। दिल करता थारी ज़बान खींच लूँ। अब की बार वो आपे से बाहर हुई तो जहरखंद लहजे में बोली, कैसे उसने खुद अपने शहजादे के लिए दुनिया की नज़रों से बचाकर सेंट सींच कर रखा था और ये घटिया इंसान उसके पीछे ही पड़ गया था। दो प्यार भरी बातें किया कर लें तू, म्हारे सर पे चढ़ी जा रही है। अभी 2 गोलियां खोपड़ी में डालूंगा, सारी हैकड़ी निकल जावेगी थारी। वो शाने पर मौजूद बंदूक को हाथ डालकर घुर्राया। सस्सी के तन बदन में चिंगारियां फूट पड़ें। डरती नहीं मरने से, इज्जत मने जान से प्यारी है। जान लेने और देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। डर इस दिन से जब तेरी लाश पहचानने वाला कोई ना होगा। वो जख्मी नागिन की तरफ फुनकारी, रुक तेरी तो मुझे मना करती है। इससे पहले कि वो इश्तियाल अंगेज़ी से बंदूक की नाल का रुख उसकी तरफ करता, उसके मोबाइल पे दिलावर बलोच की कॉल आने लगी। तुझसे तो मैं आराम से निपटूंगा, वो धमकी आमेज़ अंदाज में कहते हुए सर झटक कर लंबे लंबे डग बहरता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सरोज की दिलसोज दुहन दरबार के अहाते में गूंज रही थी। वाह, क्या बात है, उन्होंने अपनी भारी गंभीर आवाज़ में कहा। सलाम शाह साहिब। हाथ बलोच ने अपनी बंद आंखें खोलकर सरोज की तारों से अपनी पूरों को हटाया और उन्हें सामने देखकर फ़ौरन से पेशतर सलाम किया। वालेकुमुस्सलाम। उन्होंने शफ़क़त बहरे अंदाज में कहा, आज तुम्हारे इस सरोज की तारों ने एक नई धुन छेड़ी है जो पहले कभी नहीं सुनी मैंने। उन्होंने हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में कहा, जी शाह साहिब, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये मेरी नई धुन है जो मेरी चाहत और मोहब्बत से मिलकर बनी है। ये मोहब्बत मजाजी है या हकीकी? शाह साहिब ने अचंभे से पूछा। शाह साहिब, फ़ी अल वक्त तो मजाजी है। अगर तुम इस मजाजी को हकीकी में बदल लोगे तो वो हकीकी खालिक कायनात तुम्हें मजाजी अपने आप अता फरमाएगा। उन्होंने अपने तइये उसे मशवरा दिया। बेशक आपने बजा फरमाया, उसने मुअद्दब अंदाज में कहा। बाबा साईं ने आपके लिए सलाम भिजवाया था और पूछा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो पाक परवरदिगार बहुत बेनियाज है। सब कुछ उस पे छोड़ दो तो वो बिन मांगे अता कर देता है। उन्होंने हाथ दुआया अंदाज में उठाकर कहा, जी ठीक है शाह साहिब, मैं चलता हूँ। वो अपना सरोज लिए दरबार के अहाते से बाहर निकल रहा था। अमीना, ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों के साथ मेला की तरफ चली जाओ। मुझे रश में जाने से कोफ्त होती है। मैं ज़रा शाह साहिब से मिल लूँ। बाबा साईं ने ख़ास भेजा था मुझे उनसे गज़ल की इस्लाह के लिए। हादिया ने कहा, चल ठीक है, तू मिल ले, फिर यहीं रुकना, हम जाते हुए वापसी पे
यहीं से तुझे साथ ले लेंगे, अमीना ने जाते हुए कहा। तो हादिया ने इस बात में सर हिलाया, शाह साहिब कहाँ मिलेंगे? हादिया ने दरबार पे मौजूद एक आदमी से पूछा। शाह साहिब दरबार के पिछले सहन में हैं। अच्छा, वो कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दरबार की पिछली तरफ से अंदर दाखिल हुई। अस्सलामु अलैकुम शाह साहिब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहचाना नहीं। शाह साहिब ने उसे गौर से देखते हुए इस्तिफसार किया। शाह साहिब, मैं सरदार दिलावर बलोच की बेटी हादिया। हाल ही में शहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आई हूँ। ओ अच्छा, आओ आओ, किसी ख़ास मकसद के लिए आना हुआ? वो संजीदगी से गोया हुए। जी शाह साहिब, मैंने एक गज़ल लिखी है मगर उसका आखिरी मिसरा नहीं बन रहा। आप मदद करेंगे मेरी? हाँ ज़रूर करूँगा, तुम पढ़ो। उनसे इजाज़त मिलते ही हादिया ने मखसूस अंदाज में गज़ल पढ़नी शुरू की। गुलाब हाथ में हो, आँख में सितारा हो, कोई वजूदी मोहब्बत का इस्तियारा हो। मैं गहरे पानी की इस रौ के साथ बहती रहूं, जजीरा हो कि मुकाबिल कोई किनारा हो। वाह! उन्होंने तौसीफ़ी अंदाज में दाद दी। कभी कभार उसे देख लें, कहीं मिल लें। ये कब कहा था कि वो खुश बदन म्हारा हो, कसूर हो तुम्हारे हिसाब में लिख जाए। मोहब्बतों में जो एहसान हो तुम्हारा हो, ये इतनी रात गए कौन दस्तकें देगा। कहीं हवा का ही उसने न रूप धारा हो। उफुक तो किया है दरे कहकशां भी चुहुआएं। मुसाफिरों को अगर चांद का इशारा हो, वो खामोशी से सुन रहे थे। शाह साहिब, इससे आगे की समझ नहीं आ रही। वो परेशानी से बोली, मैं अपने हिस्से के सुख जिसके नाम कर डालूं? कोई तो हो जो मुझे इस तरह का प्यारा हो। अगर वजूद में आहंग है तो वसल भी है। वो चाहे नज़म का टुकड़ा कि नस्र पारा हो। सहन में मौजूद पिलर के पीछे से किसी की मानूस गंभीर आवाज़ आई तो हादिया ने मुतलाशी निगाहों से उस शख्स को देखने की भरपूर कोशिश की, जबकि शाह साहिब उसकी आवाज़ सुनकर हल्का सा मुस्कुराने लगे। ये कौन है शाह साहिब? ये म्हारा एक शागिर्द ही समझ लो, अपने सरूस की हर धुन हमें सुनाता आया है हमेशा। सरदार हाथ बलौच। शाह साहिब, उनसे कहिए ये मिसरा मैंने नहीं कहा, बेखुदी में मेरे मुंह से निकल गया। हाथ बलोच ने वहीं से कहा, चेहरा अभी तक सामने नहीं लाया था। हादिया का दिल मचल उठा उसे एक झलक देखने को। शायरा खुश हैं कि उनकी गज़ल मुकम्मल हो गई। शाह साहिब ने बताया, आओ हाथ मिलो इनसे, ये हैं। इससे पहले कि वो हाथ बलूच से उसका तारुफ करवाते, शाह साहिब लंगर तकसीम कर दें। दरबार पे मौजूद एक शख्स ने आकर पूछा। मैं अभी आता हूँ, शाह साहिब कहते हुए उस शख्स के साथ बाहर की तरफ बढ़ गए। क्या पता था इन रास्तों पे आप कदम रंजा फरमाने वाली हैं। हम इस रास्ते में फूलों की जगह खुद को बिछा देते, सारी गलियों में चरागां कर देते। महबूब हाथ बलूच की आमद पे वो धीरे धीरे चलते हुए करीब आया। फिर उसके रुखसार पे झूलती हुई लट को फूंक मारकर फुसू खीज आवाज़ में बोला। तो हादिया की नज़रें उसके वजीहा चेहरे को देख वहीं थम सी गईं। अजब जादूगरी है सरकार के चेहरे में, देखते ही दिल रफ्तार पकड़ लेता है। वो तिलिस्म ज़दा आवाज़ में बोलकर उसका दिल धड़का गया। वो धीमा सा मुस्कुराई, तबस्सुम आफरीन। हाथ उसकी मुस्कुराहट पे तौसीफ़ी अंदाज में बोला, ये मेरा इश्क है या फतूर है मैं नहीं जानता, बस तुम्हारी चाह में तुम्हारी राह में खुद को फना कर देने का जी चाहता है। तुम्हारे हुस्न का कसूर है सब, तुम्हारा होकर खुद को मिटा देने का जी चाहता है। ये जो तुम्हारा मेरा होने का सुरूर है बलोचन साएं, मेरे इश्क को गुरूर में मुब्तला कर रहा है। वो लजाते हुए पिलर के पीछे हुई। मुझसे यूं छुप क्यों रही हो? वो इस वक्त उसे अपने सामने देखकर बेबस हुआ। मुझे क्या ज़रूरत है आपसे छुपने की? मैंने कौन सा आपकी कोई चीज़ चुराई है जो छुपूंगी आपसे? वो चहक कर बोली, चौर ही तो हो तुम। पहली मुलाकात में मेरा दिल चुराकर अपने साथ ले गई, मेरी नींदें चुरा लें, मेरे दिन रात का चैन चुराकर कहती हो कि तुम चौर नहीं। वो जुमानी निगाहों से उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है तुम जानती हो मेरे जज्बात को। वो कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, या फिर जानबूझकर अनजान बन रही हो? कहीं तुम मेरे मुंह से तो नहीं सुनना चाहती कि हाथ बलूच अपनी बलूचन साएं के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है? उसने बिला झिझक कह डाला। हादिया की नज़रें बिला इख्तियार झुक गईं, पलकें लर्जने लगीं। उसने रुख पलटा, कुछ तो कहीं बलूचन साएं। उसने बड़े धड़ल्ले से उसके शानों पे हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब किया। बलूचन साएं, आपको पता है, उठते बैठते लेटते सूते जागते, घर वालों के दरमियान दोस्तों के दरमियान हर जगह बस तुम ही तुम मुझे दिखाई देती हो।
दिल चाहता है किसी दिन अपनी नाक को तुम्हारी गर्दन के इस कदर करीब लाऊं कि तुम्हारे इस मरमरे बदन से उतरती हुई संदली महक को अपनी रूह में जज्ब कर लूं और तुम्हें पता भी ना चलने दूं, वो सिहर अंगेज आवाज़ में बोलकर। हादिया का दिल मुट्ठी में जकड़ गया। छोड़े मुझे। उसने हाथ बलूच के हाथ अपने शानों से हटाने चाहे। यूं तो बिल्कुल नहीं, पहले मुझे बताओ मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें। वो शरारत आमेज़ निगाहों से उसे देखते हुए गविया हुआ। उसके सवाल पे हादिया के कानों की लवें सुर की माइल दिखाई देने लगें। तुम्हारा शर्माना मुझे धीरे से बतला गया है तुम्हारे दिल की हालत। अच्छे लगते हैं। वो शाह साहिब के वापस आ जाने के डर से झट बोली। सिर्फ अच्छा? ठीक से बताओ ना। वो उसकी आंखों में आंखें गाढ़े आंच देते हुए लहजे में इस्तिफसार कर रहा था। हादिया की पेशानी अरक आलूद हो गई। उस पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आईं। हाथ बलूच को उसका जवाब मिल चुका था। कुछ तो कहीं बलोचन साएं। वो जानबूझकर उसे उकसा रहा था। बिलाखिर हादिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, बलोच साएं, आपके अंदाज दुनिया में सबसे अलग हैं। मैं भी आपके प्यार में पूर पूर डूब चुकी हूँ। उसने शर्म से द्वारी होते हुए कहकर उंगली दांतों तले दबाई। आपसे भी हसीन हैं। आपकी अदाएं तो बताएं भला, हम क्यों ना फिदा हो जाएं आप पर। वो ठंडी आ बहर कर बोला, आपको देखने के बाद ये दूरियां काटना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बलोचन साएं, कोई तो हल बताएं। उसकी पुरतपिश निगाहों से उसका चेहरा गुलनार हुआ। पलकें झुकाकर तेरा मुस्कुराना, मुझको सताना, तेरी अदा, वल्लाह। हाथ बलोच की फुसूखीज़ शादाब मुस्कुराहट पे वो सिटपिटा गई। फिर अपने खुशक लबों पर ज़बान फेर के उन्हें तर करते हुए खुद में हिम्मत मुजतमा किए बेमुश्किल लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, आप म्हारे बाबा साईं से म्हारा हाथ मांग लें ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। उसने मुस्कुराते हुए सर झुकाए हल पेश किया। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। वो बालों में उंगलियां फेरकर जुमानी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, शाह साहिब। हादिया शाह साहिब को वापस आते देख बौखला कर 2 कदम पीछे हुई तो हाथ भी संजीदा हुआ। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि ये है सरदार दिलावर बलोच की इकलौती बेटी हादिया। दिलावर बलोच का नाम सुनते ही सरदार हाथ बलोच के चेहरे के जाविये यकलख्त बदल गए। उसके तीखे नुकूश तन गए। जबड़े आपस में भींचकर वो जैसे खुद पे जब्त करने के आखिरी मराहिल में था। उसके चेहरे पर गुसीली और खफगी भरी तासुरात छा गए। सलाम शाह साहिब, फिर मुलाकात होगी, वो सपाट अंदाज में कहते हुए बिना हादिया की तरफ देखे वहाँ से बाहर की तरफ निकलता चला गया। उसकी निगाहें फेर कर चले जाने पे हादिया की हालत तो यूं थी जैसे कांटों तो बदन में लहू नहीं, वो फ़क़ निगाहों से उसे जाता हुआ देख रही थी। अगला पार्ट कल इंशाअल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।